अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है? सबसे पहले देखेंगे, अब महाटीटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि सिलेबस क्या है। वो तो सर ने अभी बता दिए होंगे शायद आपको, लेकिन मेरे सब्जेक्ट क्या है मैं वो पहले बता देती और उसमें क्या पढ़ना है। ऑनलाइन से आवाज क्लियर है क्या? ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है ऑनलाइन में? ऑनलाइन से आवाज आवाज चेक कर लो एक बार जेबा टीचमेंट पर। क्लियर है ना? ओके ठीक है जेबा, रहने दो। क्लियर। देखिए, मार्क्स टोटल रहेंगे 150 और टाइम कितना रहेगा? 2.5 घंटे। ठीक है। और वेबसाइट पे जाना है तो आप देख लेते, वेबसाइट क्या रहेगी, mahatt.in। ठीक है। अब देखिए, जो पहला पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर, तो उसके मार्क्स कैसे रहेंगे। बच्चों की नशोनुमा दर्स व तदरीस यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी रहेंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो रहेंगी, तो वो 30 मार्क्स के लिए। अब ये 2 लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो अब आप कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो लैंग्वेज के 30 मार्क्स रहेंगे, उर्दू इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे टोटल क्या रहेगा, ग्रामर और पैसेज आएंगे, मैथ्स रियाजी मैथमेटिक्स। मैथ्स 30 मार्क्स पूरे कैलकुलेशन के रहेंगे, 1-2 मार्क्स पूछ लेते वो पेडागोजी से रिलेटेड, वरना बाकी पूरा का पूरा कैलकुलेशन रहता। माहौलियात EWS, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये हमारे स्टेट का है, महाटीटी का है, तो यहाँ क्या करते, माहौलियात के लिए, माहौलियाती मुताला या EWS के लिए यहाँ पे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस सिविक्स प्लस साइंस को ले लेते। ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री कैसे करते हैं कि पूरी हमारी स्टेट की, अगर आप 4th to 7th क्लास देखो तो पूरी हिस्ट्री यहाँ से कवर होती, ज्यादातर पूरी। ज्योग्राफी पूरी स्टेट की लेंगे, सर ने आपको बता दिए होंगे, सिविक्स पूरा लेंगे यहाँ पे, और साइंस। ठीक है, पॉलिटी सिविक्स। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 30 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। तो ये है पेपर फर्स्ट के लिए। अब पेपर सेकंड के लिए भी 3 जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेंगे, 2 लैंग्वेजेस और सीडीपी। ठीक है। नफ्सियात दर्स व तदरीस 30 मार्क के लिए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। उर्दू इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस आपकी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे। फिर यहाँ 60 मार्क हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे मैथ साइंस जिसका रहेगा वो 60 मार्क के लिए, और समाजी मुताला, समाजी उलूम या सोशल साइंस रहेगा एसएस। ठीक है। तो ये टोटल कितने का रहेगा, 60 मार्क के लिए। तो ये रहेगा आपका पेपर। मार्क्स कैसे कैसे रहेंगे। अब हमको पढ़ना क्या है, अगर हम, मैं मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो मैं वो आपको बता देती। चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम सीडीपी देखेंगे, वहां पे देखिए कितने कितने मार्क्स के लिए अब तक पूछा गया और कौन कौन से टॉपिक कंपलसरी है। अब इनमें ना सब टॉपिक भी आते हैं, तो वो मैं इतना लिखकर नहीं बता रही आपको, मेन टॉपिक बता रही, सब टॉपिक भी आते। साइकोलॉजी की डेफिनेशन रहेंगी आपको, मैं इंग्लिश उर्दू दोनों को एक साथ बोलते हुए चलती क्योंकि मैंने सिर्फ उर्दू में ही बनाई इसको। तो ये डेफिनेशन आएंगी साइकोलॉजी की, डेफिनेशन के किसने क्या बोले। अब तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर, बर्ताव का मुताला यानी कि बिहेवियर, कैसे बच्चे का चेंज होता है, क्या क्या बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उस पे जो चीजें बोली गई है, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे अब तक। इनके सब टॉपिक भी हैं, वो मैं नहीं बोल रही अभी आपको, मेन टॉपिक के नेम बोल रही सिर्फ। अमले आमोजिश यानी कि लर्निंग, लर्निंग पे क्वेश्चंस देखिए, पेपर फर्स्ट में 23 पूछे गए हैं और पेपर सेकंड में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लर्निंग। आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले
अवामिल यानी कि जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग पे, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट में 68 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 52 क्वेश्चन पेपर सेकेंड वालों को पूछे गए हैं इस पे। ठीक है। आमोजिश की मुंतकिली, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसमें वो 3 ही लेते हैं। हम सीटेट में देखो पढ़ लेते हैं ज्यादा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेते हैं हम, पॉजिटिव ट्रांसफर, निगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। मुस्बत आमोजिश की मुंतकिली, मनफी आमोजिश की मुंतकिली और सिफर आमोजिश की मुंतकिली। ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 13 पेपर फर्स्ट के लिए और 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर सेकेंड के लिए। उसके बाद है बच्चे की नशोनुमा यानी के चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम के लिए एक साथ ही बता देती हूँ, अभी अलग अलग नहीं की मैंने, एक साथ ही बता देती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट पे पूछे गए हैं क्वेश्चन 23 पेपर फर्स्ट के लिए, 26 पेपर सेकेंड के लिए। तदरीसी अमल, अब यहाँ पे मेथड, टीचिंग मेथड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तदरीसी नमूने यानी कि टीचिंग मॉडल, तो हम उसको और क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स। ठीक है। तो इस पे 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर फर्स्ट के लिए और 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर सेकेंड के लिए अब तक। मखसूस तालीम, मखसूस तालीम में खास तौर पे पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, और उर्दू में इसे कहते हैं शमूलियाती या मशमूली तालीम। ठीक है। तो हाँ, इस पे 6 क्वेश्चन और यहाँ पे पेपर सेकेंड के लिए 14 क्वेश्चन इस पे अब तक पूछे गए हैं। मौलिम की शख्सियत, ठीक है, मौलिम की शख्सियत पे यानी कि टीचर्स की पर्सनैलिटी पर, टीचर पर्सनैलिटी पे अब तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन टीचर की पर्सनैलिटी हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन वो दे। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है। तो इतने ये टॉपिक है जो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है, ये टॉपिक। इसके अंदर जो सब टॉपिक आते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मैंने ये आपको मेन सिर्फ टॉपिक के नेम्स बताई और कितने क्वेश्चंस अब तक इस पे पूछे गए हैं वो बताई। इनके अंदर इसके सब टॉपिक रहेंगे। ठीक है। तो ये है सीडीपी साइकोलॉजी। अब जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। देखिए, मैथ्स, रियाजी, अददों का इल्म, नंबर सिस्टम, कंपलसरी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पर। मुकामी कीमत यानी के प्लेस वैल्यू, इस पे भी एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है। आप तक के जितने भी पेपर्स है, पेपर फर्स्ट को तो आप ले लो, तो देखो उस पे ना प्लेस वैल्यू पे, मुकामी कीमत पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते। अददों के इल्म पे तो कंपलसरी पूछते, अलग अलग तरह से पूछते। अददों पे अमल या आदात पर अमल यानी कि सिंप्लीफिकेशन में आता हूँ, इस पे भी कंपलसरी है सिंप्लीफिकेशन। रोमन आदात, तो रोमन वर्ड्स, रोमन नंबर्स पर क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस पर भी। तकसीम पजीरी, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब तकसीम पजरी में ना जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स है उसको फॉलो करके हम किस तरह से करेंगे, ये यहाँ पे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहते। कसर, फ्रैक्शन, इकाइयां जहां पे मेजरमेंट को देखा जाता है, नफा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस,
मुतगय्यर कंपलसरी क्वेश्चन है, मुतगय्यर पे यानी कि वेरिएबल। तो हम ट्रेडिशनल मेथड उस पे नहीं यूज करते, ये वाले टॉपिक में डायरेक्ट शॉर्टकट वाली चीजें लेके कर लेते। अज्जाए ज़रबी लिया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजिंग मेथड। मसावात इक्वेशन, फासला वक्त और रफ्तार, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री से ना अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एंगल पे क्वेश्चन आ जाएगा, जाविया। मुसल्लस पे क्वेश्चन रहता है, ट्रायंगल। दायरा सर्कल पे क्वेश्चन रहेगा, और ज़ोरबतुल अज़ला यानी कि क्वाड्रिलेटरल। काउंटिंग पे एक आता ही है, यहाँ काउंटिंग फिगर पे एक क्वेश्चन आता है, मैंने इसमें लिस्ट में लिखी, यानी पहले एक बार चेक कर लेते हैं या फिर आपको लिखा देती हूँ, नहीं लिखी हुई है। देखिए एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक कंपलसरी आता है यहाँ पे, काउंटिंग फिगर्स पे नंबर, काउंटिंग फिगर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बता देते कि ये क्या है, ये दो स्क्वायर है या दो मुरब्बे है, तो इसमें कितने ट्रायंगल कितने मुसल्लस होंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये दो पॉइंट मिला दो तो 10, 8 और 8 16 17 18 18, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है कि कितने, अब वो पूछ सकते कितने स्क्वायर मुरब्बे होंगे, अलग अलग फिगर्स देके आपको इस तरह से पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन रहते। और रकबा, एरिया, एहाता, पेरीमीटर और वॉल्यूम, हजम पे क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। कैलेंडर पे तो है ही, कैलेंडर फेवरेट है उस पे। क्लॉक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी पर। तरसीम, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, पेपर फर्स्ट में तो पूछते ही ज्यादातर रहते ही, एक आध तो रहता ही। 2D 3D शेप्स यानी कि ठोस अजसाम का इल्म, तो 2D प्लस 3D शेप्स इसमें पूरे लेना है। और रियाजी की दर्स वो तदरीस यानी के मैथ्स की पेडागोजी, इस पे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था मैथ्स का सिलेबस कि मैथ्स में इतनी सारी चीजें पूछी जाती है, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला के कंपलसरी ये टॉपिक है। थोड़ा है कि पेपर सेकंड वालों को, जो पेपर फर्स्ट वाले हैं उनको थोड़ा उससे कम रहेगा, पेपर सेकंड वालों को यही चीज थोड़ी और ज्यादा पूछ ली जाएंगी। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो एक टॉपिक उनका एक और ऐड हो जाता है, निस्बत, तनासुब, रेशो, प्रोपोर्शन और फीसदी, परसेंटेज और नफा नुकसान तो उसमें भी है, वो भी उसमें है, वो तो उसमें आ गया। सूद, इंटरेस्ट, ये टॉपिक उन लोगों को हो जाएंगे। पेपर सेकंड वालों को कुछ टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, बस इतना ही है। बाकी टोटल पेपर फर्स्ट सेकंड के ये टॉपिक फिक्स है, सिर्फ पेपर सेकंड वालों के लिए इतने टॉपिक और ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया ऑनलाइन से, आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या है सिलेबस में। मैंने मेरे सब्जेक्ट बताए, आपको सर और सबा मिस उनके उनके सब्जेक्ट बता देंगे। ठीक है, मेरे क्लियर हो गए तो चलिए स्टार्ट करते फिर।
कॉमन जो सब्जेक्ट है वहीं से स्टार्ट कर देंगे, कॉमन से स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला जो है इल्म नफ्सियात का मफहूम, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से आई है, इसके मीनिंग क्या क्या निकाले गए थे, मायने क्या क्या आए थे इसके। ठीक है, तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इल्म नफ्सियात का मफहूम। अब इस पर मैंने आपको बता दी 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, नहीं 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके अब तक। ठीक है, तो नफ्स का इल्म, इल्म नफ्सियात यानी कि सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी, अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे आई थी। ठीक है, आज इसका हाफ पार्ट हम पढ़ लेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम उसमें चला गया ना वो बताने में। तो इल्म नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी, तो ये कैसे आई, साइकोलॉजी के इसके मीनिंग कैसे आए, आगे आगे बढ़ते बढ़ते कैसे इसको पढ़ाया गया। तो इल्म नफ्सियात यानी कि ऐसा इल्म जिसमें नफ्स का मुताला किया जाता है ना। तो इल्म नफ्सियात यानी कि क्या, कि आपके अपने नफ्स का मुताला किया जाता है, कि हम हर एक को अपने नफ्स पे कंट्रोल है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, कि किसी के नफ्स का मुताला करते हैं। तो ये क्या हम कर सकते, क्या हम अपने आप को देख सकते हैं, हमारे मन में जो चीजें हैं। ठीक है, तो हम ये अपने आप का देख सकते हैं, किसी और के नफ्स का आप मुताला कभी कर सकते क्या, किसी के मन की बात को आप समझ सकते क्या। अब मैं हूं, मैं आपको जो भी बात कर रही हूं, तो आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या है, नहीं पता है ना। नहीं पता है ना आपको मेरे दिल में क्या है। तो तो आप मेरी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं क्या, क्लियरली नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये तारीफ, फिर ये डेफिनेशन फेल हो गई थी। ठीक है, अब आपको ये स्टेप याद रखना है कि डेफिनेशंस कैसे आगे बढ़ी इसकी। तो सबसे पहले इसे क्या माना गया, इसे नफ्स का मुताला माना गया, लेकिन आगे चल के ये डेफिनेशन भी काम नहीं आई। नफ्सियात के मुताले की इब्तिदा सबसे पहले किसने किए थे, अरस्तु ने, अरस्तु ने इसकी इब्तिदा किए थे। और उन्होंने क्या बोले थे, ये क्या है, नफ्स का मुताला है। इनकी किताब का नाम था डी अमीमा। ठीक है, इनकी जो किताब का नाम है, वो किताब का नाम आप याद रख लेना, डी अमीमा इनकी किताब का नाम था। उन्होंने अपनी किताब डी अमीमा में नफ्सियात को रूह का इल्म भी कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, स्टडी ऑफ सोल, रूह का इल्म भी कहा था। तो अरस्तु ने अपनी बुक डी अमीमा में क्या कहा, कि जो नफ्सियात है ना वो रूह का इल्म है, स्टडी ऑफ सोल है। रूह का इल्म या साइंस, साइंस ऑफ सोल, नफ्सियात को पहले फलसफे के तौर पे माना गया। ठीक है, फिर बाद में उसको रूह रूह बोला गया, और फिर उसके बाद में उस पर कई तरह के सवाल उठे, तो उसकी वजह से उसकी डेफिनेशन फिर आगे आती चली गई, और ये जो कंसेप्ट था तो ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब इसे ये माना गया क्या, नहीं। फिर ये आगे बढ़ा, नफ्सियात, साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये जो साइकोलॉजी है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अब ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। कैसे, एक है साइकी, साइकी यानी कि क्या, रूह यानी कि सोल। ठीक है, और लोगो यानी कि क्या, इल्म या साइंस, ऐसा कहा जाने लगा इसको। फिर क्या कहा जाने लगा, कि ये रूह का इल्म है, स्टडी ऑफ सोल है। फिर आगे लेकर गए इसे अरस्तु के बाद, तो फिर ये क्या चीज हुई, कैंसल हो गई। अब कुछ अलग अलग लोग आए जिन्होंने क्या किए, इसको अपने तौर पे बताना शुरू करे कि नफ्सियात ये नहीं है, साइकोलॉजी ये नहीं है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये चेंज हो गया। सबसे पहले क्या कहा जाने लगा उसको, रूह का इल्म, है ना। फिर उसके बाद नफ्सियात को तर्ज अमल या बर्ताव का इल्म कहा जाने लगा। और अभी ये वाली चीज ही क्या है, बिल्कुल राइट मानी जाती है ना, कि जो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, तो वो क्या है, वो किसी के बर्ताव का इल्म है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। सही बात है ना। स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी कि ये क्या है, बर्ताव का इल्म है, कि आप किसी के भी देखो दिल की बात या मन की बात को नहीं समझ सकते, किसी के रूह को आप पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो हम कैसे किसी की साइकोलॉजी को समझेंगे, तो उसकी साइकोलॉजी उसके बिहेवियर से समझी जाती है ना, उसके बर्ताव से समझी जाती है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, तो आप उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं इजीली, है ना।
तो अब ये डेफिनेशन क्या है, आज भी मानी जाती है ना। आज भी हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी क्या है, तो किसी के बिहेवियर को देखना है, आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, किसी के बर्ताव का मुशाहिदा करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है या उसकी नफ्सियात क्या है। तो रूह का इल्म है क्या अब ये? नहीं। अब क्या है नफ्सियात? वो बर्ताव का इल्म है। ठीक है, अब देखो एक और चीज है कि अरस्तु ने क्या बोले थे, नफ्सियात क्या है? रूह का इल्म है ना। रूह का इल्म कहा था किसने? अरस्तु ने बोले थे। लेकिन इसको, इस डेफिनेशन को उन्होंने जो भी चीजें बताई थी या इस तारीफ को कट किए थे किसने? जे.एस. मरासिम ने। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, इस डेफिनेशन को या अरस्तु की कही हुई बात को उन्होंने क्या किए थे, कैंसिल कर दिए थे। क्लियर हो गया? फिर आगे गई डेफिनेशन, तो जहन का इल्म यानी कि साइंस ऑफ माइंड। लफ्ज रूह की जगह अब यहाँ पे जहन की बात की गई इंसान के, लेकिन जहन की कारकर्दगी की भी कोई ठोस वजाहत मिल सकती है क्या? अब मैं अपने माइंड में कोई भी चीज लूं, कुछ भी सोचूं, अभी मैं आपसे ना बहुत अच्छे से स्माइल के साथ बात कर दी, तो क्या आपको पता है मेरे माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए? नहीं ना। तो फिर आप कैसे मेरी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं? अभी समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते, है ना। तो इसलिए ये वाली चीज भी अब यहाँ पे चली क्या, ये भी कैंसिल हो गई। फाइनल क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि बर्ताव का इल्म। तो सबसे पहले रूह का इल्म कहा जाने लगा, स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद क्या कहा गया कि जहन, जहन माइंड यानी कि जहन, जहन की आ गई यानी कि साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा। लेकिन ये भी सही है क्या? ये भी बात सही नहीं थी। ठीक है, तो फिर ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गई। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर इसे कॉन्शियसनेस पे बात लाई गई। कॉन्शियसनेस यानी कि क्या? शऊर, शऊरी हालत। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप थी वो थी शऊर का इल्म यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस यानी कि क्या? शऊर। अब जैसे कि मैं हूं, मैं अभी सुन रही हूं, बोल रही हूं, यानी कि मेरा माइंड अभी वर्क कर रहा है ना, है ना। तो मैं अभी कौन सी स्टेट में हूं, कौन सी हालत में हूं? मैं कॉन्शियस हूं ना, मैं, है ना। शऊरी हालत में हूं ना। जब आप सो जाते या आप ड्रिंक करते, तो कौन सी स्टेट में रहते हैं आप, या कौन सी हालत में रहते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, है ना। कि आपका माइंड हाँ वर्क नहीं करता, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्या किसी चीज का? नहीं कर सकते। तो कॉन्शियसनेस यानी कि क्या? शऊरी हालत जहां पे आपका माइंड टोटली वर्क कर रहा है। तो जेम्स और वेंट ने क्या कहा इसे? जेम्स और वेंट ने क्या बोले थे इसको? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसको? साइकोलॉजी को। अब इन्होंने ये चीज बोले थे। ठीक है, जेम्स और वेंट ने नफ्सियात को शऊर का इल्म कहा है, और ये ना पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसने नफ्सियात को शऊर का इल्म कहा था, यानी कि किसने नफ्सियात को स्टडी या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था? तो वो थे जेम्स एंड वेंट। ठीक है, जेम्स और वेंट ने क्या कहा? शऊर का इल्म कहते। फिर आगे चल के ये डेफिनेशन भी मानी गई क्या? नहीं, ये भी कैंसिल हो गई। फिर लास्ट में जो फिक्स बात आई वो थी बर्ताव का इल्म, और उसे दिए थे विलियम मैकडोगल ने। ठीक है, विलियम मैकडोगल ने बोले थे कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो लास्ट में फिर आई 20वीं सदी में, फिर ये पता चला कि जो नफ्सियात है, जो साइकोलॉजी है, वो क्या है? बर्ताव की साइंस है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है या साइंस ऑफ बिहेवियर है। ये लास्ट में ये बात फिर मानी गई। ठीक है, तो अब आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले स्टेप याद रखना कि सबसे पहले नफ्सियात को क्या कहा जाने लगा? रूह का इल्म, है ना। शॉर्ट में लिखो। ठीक है, और ये किसने दिए थे?
अरस्तु ने इसको दिए थे। उनको रद्द किसने किए, किसने ये चीज को गलत साबित किए थे? J.S. मरासन ने किए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बोले थे फिर उसको? जहन का इल्म, है ना, तो स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। फिर ये भी बात मानी गई क्या? नहीं। फिर थर्ड नंबर पे कौन आए? शऊर का इल्म किसने दिए? जेम्स एंड वेंट ने, है ना, जेम्स और वेंट ने दिए। तो उन्होंने क्या बोले थे? शऊर का इल्म है, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और ये भी कैंसिल हुआ। फिर लास्ट में जो एक्सेप्ट किया गया वो क्या था? बर्ताव का इल्म, बर्ताव का इल्म, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो 20वीं सदी में लास्ट में। और अभी भी फिर हम क्या मानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात क्या है? ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी कि ये बर्ताव का इल्म है, ठीक है। और क्वेश्चन इस पे पूछा गया था जेम्स और वेंट पे, ठीक है, कि कॉन्शियसनेस के बारे में किसने कहा था? शऊर का इल्म। क्लियर हो गया ये? पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में आता है, और मैं दोनों लैंग्वेज वालों को एक साथ, अभी क्योंकि ज्यादा उर्दू के है इसलिए मैं उर्दू ले रही, अगर इंग्लिश मीडियम वाले रहते तो दोनों ही लैंग्वेज में मैं ले लेती थी, ठीक है। पेपर दोनों लैंग्वेज में, पहले नहीं आता था, अभी आ रहा 2-1 साल से। नफ्सियात इंसानी बर्ताव की मुख्तलिफ कैफियत और हालात का मुताला करता है। सही बात है क्या, कि जो साइकोलॉजी है ना वो इंसान के अलग अलग बिहेवियर को और उसके स्टेट को देखती है। सही चीज है क्या, कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे। अभी मैं आपके सामने हूँ, आज मैं आपको एक चिल वाला बिहेवियर मेरा अच्छा खासा अगर अभी दिखेगा, और कल आऊंगी और एकदम रूड वाला रहेगा, ठीक है। आप साइकोलॉजी को समझेंगे इतनी जल्दी नहीं, कि आपको किसी चीज को समझने के लिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसमें क्या फर्क पड़ता है क्या, या कोई है आपको, तो वो हमेशा ही एक सा ही नजर आएगा, है ना, कि हाँ ये तो यही है, इनका नेचर है, तो आप उसकी साइकोलॉजी को इजीली समझ लेंगे कि हाँ ये तो यही है। कहीं कहीं ऐसा रहेगा कि कोई किसी का बिहेवियर आपको बार बार चेंज होता हुआ नजर आए, तो फिर उसको आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये इनके उसमें ना थोड़ा उतार चढ़ाव, ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे आता जाता है, ठीक है। तो बर्ताव का मुताला किया जाता है इसके। वुडवर्ड ने कहा सबसे पहले नफ्सियात ने अपनी रूह को छोड़ा। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना वुडवर्ड का, कि वुडवर्थ ने क्या बोले थे कि जितनी वो 4 चीजें थी ना, हम डायरेक्ट रूह से जब बर्ताव तक आए, तो उसके बारे में इन्होंने एक ही बार में बोल दिए थे कि सबसे पहले नफ्सियात ने अपने रूह को छोड़ा, है ना, कि सबसे पहले उसने नफ्सियात ने रूह को छोड़ दिया अपने, फिर जहन से इस्तेनाब किया यानी कि उसको छोड़ा, फिर उसके बाद शऊर से भी पीछा छुड़ा दिया, और फिर बर्ताव को उसने कबूल किया, यानी कि बिहेवियर को उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बिहेवियर ही क्या है हमारा, साइकोलॉजी है हमारी, ठीक है, नफ्सियात है हमारी। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो नफ्सियात की तारीफें है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से नफ्सियात की डेफिनेशंस पूछी जाती है, कुछ नहीं करना है, आपको रखना है, डेफिनेशन है ना, रख लो, ठीक है, क्योंकि और एग्जाम के टाइम ही आपको याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ना डेफिनेशंस पूछी जाती है महाटीटी में, तो ये जाहिर बात है आपको याद करना पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये नफ्सियात की तारीफें। मैकडॉगल ने क्या बोले थे, इंसानी जहन का तज्जिया आमेज बयानिया इल्म यानी कि नफ्सियात है। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सप्लेन करना है या समझाना है, ये रटने वाला पार्ट है आपका, क्योंकि आपको डेफिनेशंस को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये, और ये पूछे जाते हैं ये भी। और हमारे नेक्स्ट जो सेकेंड हमारा चैप्टर रहेगा उसमें भी ये सारी चीजें ना, ये डेफिनेशंस आपको याद करना पड़ती है हर एक की। देखिए अब किसने क्या बोले थे नफ्सियात की डेफिनेशन, आपको याद करके रखना है। नहीं ये कम है, अभी आपको और मिलेंगे। नेक्स्ट जो कल का टॉपिक रहेगा ना, तो उसमें और मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको याद करना है।
ठीक है, तो फिर यहाँ पहला फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब ये तो रटने वाला आपका पार्ट है, तो आप पर है कि आप कितने अच्छे से इसको याद करते। कल का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे हम, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात की शाखें। ठीक है, तो वो कल लूंगी मैं, क्योंकि आज एक ही आपको इंट्रोडक्शन ही था और थोड़ा सा टॉपिक था, तो आज मैंने ये ले ली। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे हमारा सेकेंड वाला टॉपिक। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।